दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में आपने जाना कि 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे और किस तरह से एक के बाद एक घटनाएं घटित होती गईं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गई। आखिर वो कौन से कारण रहे जिन्होंने इस क्रांति को इतना उग्र होने के बावजूद सफल होने से रोका। तो दोस्तों, मैं हूं शांत और आप देख रहे हैं स्टडी मंत्रा विद शांत। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मित्रों, कल हम लोगों ने बात कर ली थी कि 1857 की घटना जो लगभग मई 1857 में प्रारंभ होकर बहुत ही उग्र रूप में आगे बढ़ी, लेकिन जुलाई 1858 आते आते इस विद्रोह का पूरी तरह से दमन कर दिया गया। अंग्रेजों ने क्रूरता से उसका दमन किया, लेकिन इस विद्रोह में कुछ और भी कमियां व्याप्त थीं। आइए हम आज उन पे निगाह डालेंगे। हम बात करेंगे कि विद्रोह क्यों असफल रहा, अर्थात ऐसे कौन से कारण विद्यमान रहे जिन्होंने इतने बड़े विद्रोह को असफल करवाया। तो आइए हम एक एक करके उन्हें पॉइंट्स में देखने का प्रयास करेंगे और उसके संबंध में, हर एक पॉइंट के संबंध में हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और उसके आगे पीछे की सारी बातें समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सबसे पहली बात है विद्रोह का स्थानीय और सीमित होना। स्थानीय, ध्यान दीजिएगा कि ये विद्रोह पूरे भारत में विस्तृत नहीं हो पाया था, ये केवल कुछ स्थानों पर ही था। जैसा कि आपने कल जाना था कि ये विद्रोह गंगा यमुना के दोआब में और उत्तर भारत में मुख्य रूप से विस्तार प्राप्त कर रहा था, लेकिन दक्षिण भारत में मुख्य रूप से नर्मदा के नीचे के इलाके जो हैं वहाँ पर ये विद्रोह पूरी तरह से शांत रहा। वहाँ पर मद्रास और बम्बई की जो सेनाएं थीं उनमें भारतीय सैनिक पूरी तरह से राजभक्त यानी कि कंपनी के राजभक्त बने रहे और उन्होंने विद्रोह में किसी भी तरह की बड़ी परिघटना को अंजाम नहीं दिया और वो बंगाल की सेना में सम्मिलित भी नहीं हुए। इसके अलावा पश्चिमी भारत की बात कर लें तो सिंध, पंजाब और राजस्थान के इलाके भी लगभग शांत ही बने रहे। इसके अलावा और पश्चिम में बात कर लें तो अफगानिस्तान का शासक वो भी अंग्रेजों का मित्र बना रहा। इसके अलावा अंग्रेजों को बहुत ही ज़्यादा सहायता मिली नेपाल से। नेपाल ने भी उस समय विद्रोह के दमन में पूरा सहयोग किया और ये तमाम कारण रहे जिन्होंने इस विद्रोह को क्रूरता से दबाने में सहायता की और ये विद्रोह असफल रहा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। विद्रोहियों की अपेक्षा अंग्रेजों का कहीं अधिक साधन संपन्न होना। अंग्रेज निश्चित रूप से विद्रोहियों की अपेक्षा बहुत ही अधिक साधन संपन्न थे। विद्रोहियों के पास जो गोला बारूद थे, बंदूकें थी, वो एक निश्चित मात्रा में थी और वो भी अंग्रेजी सेना पर हमला करके जो लूटपाट करके इकट्ठा की गई थी वही थी। इसके अलावा उनके पास किसी और तरह के आय के स्रोत भी नहीं थे जिससे वो अपने लिए हथियार और तमाम साजो सामान अर्जित कर सकें। इसके उलट अंग्रेजी सेना की स्थिति क्या थी? अंग्रेजों के लिए एक अच्छी बात यह रही कि उस समय क्रीमिया यूरोप का एक इलाका है जहां पर उसके कुछ समय पहले तक युद्ध चल रहा था। तो क्रीमिया और चीन जहां पर बड़े युद्ध लड़े जा रहे थे, ये युद्ध 1856 में समाप्त हो चुके थे और यहाँ से अंग्रेजी सेना यानी कि जो यूरोप की अंग्रेजी सेना थी वो पूरी तरह से फ्री हो चुकी थी और अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दमन के लिए पूरे विश्व में फैली हुई अंग्रेजी सेनाओं में से 1,12,000 के आसपास सैनिकों को भारत में बुला लिया और साथ ही साथ इन्होंने लगभग 3 लाख के आसपास सैनिकों का गठन यहाँ तत्कालिक रूप से कर लिया। इस तरह से अंग्रेजों को बड़ी मात्रा में अपने यूरोपीय सैनिकों की सहायता प्राप्त हो गई। इसके साथ साथ अंग्रेजों के पास बेहतरीन हथियार, एनफील्ड राइफल और तमाम तरह के आधुनिक शस्त्र उपलब्ध थे, जबकि विद्रोही उस समय भी भाले और तीर धनुष से युद्ध करने को मजबूर थे। आधुनिक तार व्यवस्था का विस्तार हो चुका था और तार व्यवस्था ऐसा माना जाता है कि उसने बहुत बड़ा योगदान दिया इस क्रांति को, इस विद्रोह को दबाने में। क्यों?
क्योंकि अंग्रेजी सेना में संचार तंत्र बहुत अच्छी तरीके से काम करता रहा। बड़े पदाधिकारियों के द्वारा दी गई सूचनाएं, दिए गए निर्देश सेना के छोटे छोटे हिस्सों तक पहुंचने लगे, जबकि भारतीय विद्रोही सैनिकों में कम्युनिकेशन गैप था। एक स्थान के सेना के बारे में, एक स्थान के विद्रोहियों के बारे में वो किस तरह की घटना कर रहे हैं, वो किस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनका आगे का क्या प्लान है, इसके बारे में दूसरे स्थान के सैनिकों को या विद्रोहियों को कुछ पता नहीं होता था। तो कम्युनिकेशन गैप जो विद्रोहियों के बीच में था, वैसा गैप तार के आ जाने से अंग्रेजी सेना में समाप्त हो चुका था। इसका भी एक बड़ा लाभ मिला। इसके अलावा ये बात भी दीगर है कि अंग्रेज उस समय दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति थे और समुद्र में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। इसके बाद हम बात करते हैं अधिकांश भारतीय शक्तियों का अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहना। आपने कल जाना था सिंधिया के बारे में कि ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे थे। तो केवल ये सिंधिया ही नहीं थे, भारत के तमाम राजे रजवाड़े उस समय जिनको अपनी व्यक्तिगत क्षति कोई नहीं हुई थी अंग्रेजी नीतियों से, वो अंग्रेजों के पक्षधर ही बने रहे थे। इसके अलावा एक बड़ा तबका बुद्धिजीवियों का भी अंग्रेजों के पक्ष में ही बना रहा, उसने विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। इसका कारण ये भी था, उन्हें ऐसा लगता था कि विद्रोही एक बार फिर से आधुनिक हो रहे समाज को मध्यकाल में ले जाएंगे, इसीलिए उन्होंने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया। इस विद्रोह के समय सिंधिया, गायकवाड़, हैदराबाद के निज़ाम, ये सभी लोग और राजपूत राजा भी, ये सभी लोग आमतौर पे अंग्रेजों के समर्थक ही बने रहे थे। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि जो बड़ी शक्तियां हैं वो अंग्रेजों के समर्थन में ही रहीं, जिससे विद्रोहियों का नुकसान हुआ और ये विद्रोह असफल हुआ। इसके अलावा और एक कारण है जिससे बात करते हैं, विद्रोह का असंगठित स्वरूप। विद्रोहियों में कोई ऐसा नेता नहीं था जिसकी छवि राष्ट्रीय हो। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर स्वयं अंग्रेजों का पेंशनर था और बहुत ही वृद्ध था। वो बिल्कुल इस स्थिति में नहीं था कि वो विद्रोहियों का कुशल नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर कर सके। यहाँ तक कि विद्रोहियों द्वारा जब ये कहा गया कि आप हमारे विद्रोह का नेतृत्व कीजिए, तो उस समय बहादुर शाह अंग्रेजों से मंत्रणा करने के प्रयास में था। तो आप समझ सकते हैं कि बहादुर शाह बिल्कुल स्थिति में नहीं थे कि वो विद्रोह का नेतृत्व कर सकें। इसके अलावा विद्रोह का एक दूसरा केंद्र बनता दिख रहा था, कानपुर, जहां पर नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया था। और आपको पता है कि मध्यकाल के अंतिम दौर में पेशवा कितने अधिक शक्तिशाली हो गए थे, उन्होंने मुगल सत्ता को लगातार चुनौती दी हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई एक संगठित केंद्र विद्रोह का नहीं था और ये असंगठित प्रयास विद्रोह के असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बने। इसके बाद हम देखते हैं अगले पॉइंट के तौर पे कि विद्रोहियों के सम्मुख किसी एक समान उद्देश्य का ना होना। कोई एक समान उद्देश्य था ही नहीं विद्रोहियों का, जिसके जिसके अपने अपने निहित स्वार्थ थे, सबके अलग अलग थे। जैसे झांसी की रानी का अपना स्वार्थ था कि उनको अपना राज्य वापस चाहिए था, वो भी किसी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए या राष्ट्रीय प्रयास में नहीं थी। यहाँ पर उसी में आगे जोड़ा गया है कि राष्ट्रवाद का विकास अभी अपने आरंभिक चरण में था। वास्तव में उस समय लोग बंगाली, मराठी, पंजाबी, सिंधी, मद्रासी, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में बंटे हुए थे, लेकिन उनमें एक राष्ट्रीय भावना का विकास अभी शुरुआती चरण में ही था। ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि भारत को आज़ाद करने के लिए ये क्रांति लड़ी जा रही थी या ये संघर्ष किया जा रहा था, तो ये थोड़ी ज़्यादा ही आगे की बात हो जाएगी। अभी वास्तव में राष्ट्रवाद का विकास शुरू ही हुआ था, अपने चरम पे पहुंचना बाकी था, जैसा कि हमने आगे के समय में देखा। तो हम बात कर रहे थे विद्रोहियों के सम्मुख किसी एक समान उद्देश्य का ना होना। तो यहाँ पर देखिए कि झांसी की रानी का अपना अलग उद्देश्य था, इसी तरह से पेशवा अपने पेंशन के लिए परेशान थे, मुगल सम्राट अपनी सुविधाओं के लिए, विद्रोही सैनिक अपनी समस्याओं के कारण इस विद्रोह को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो सभी के अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ थे, किसी का कोई एक साझा प्रयास नहीं रहा और ना ही कोई साझा उद्देश्य रहा कि जिसने
अंग्रेजों के विरुद्ध इस क्रांति को, इस विद्रोह को जन्म दिया हो। और ये विद्रोह की असफलता का एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि अगर आप एक टीम की तरह काम करेंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन यहाँ पर सभी के अलग अलग उद्देश्य होने के कारण टीम वर्क की कोई बात हो ही नहीं पा रही थी। इसके बाद आखिरी पॉइंट पे चर्चा करते हैं हम कि कंपनी को कुशल सैनिक अधिकारियों की सेवा प्राप्त होती रही। ये वो समय था जब कंपनी के पास बहुत ही कुशल अधिकारी थे, जिन्होंने समय समय पर विद्रोहों का बेहतर तरीके से दमन किया अलग अलग स्थानों पे। जैसे उस समय कंपनी को लॉरेंस बंधु, निकलसन, हैवलॉक, आउट्रम, कैंपबेल आदि बढ़िया सैन्य अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त होती रहीं, जिसका परिणाम ये रहा कि विद्रोह का क्रूरता से और कुशलता से दमन किया जा सका। तो ये कुछ कारण रहे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने में, उसे असफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्रोह का स्थानीय और सीमित होना, विद्रोहियों की अपेक्षा अंग्रेजों का कहीं अधिक साधन संपन्न होना, अधिकांश भारतीय शक्तियों का अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहना, विद्रोह का असंगठित स्वरूप, विद्रोहियों के सम्मुख किसी एक समान उद्देश्य का ना होना। इसी में ये जो बात जुड़ती है कि राष्ट्रवाद का विकास उस समय हुआ नहीं था और वास्तव में राष्ट्रवाद ही एक समान उद्देश्य के रूप में विद्रोहियों के समक्ष होना चाहिए था, तब कोई बात जाके बन पाती। इसके बाद कंपनी को कुशल सैनिक अधिकारियों जैसे कि लॉरेंस बंधु, निकलसन, हैवलॉक, आउट्रम, कैंपबेल आदि की सेवाएं प्राप्त होना, जिन्होंने इस विद्रोह को तब तक थामे रखा जब तक यूरोप से अतिरिक्त सैन्य मदद नहीं प्राप्त हो गई कंपनी को। तो इस तरह से आपने आज इस बात को जान लिया कि वो कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे जिन्होंने इस विद्रोह को असफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।